तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का-बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। सीट नंबर तो मुझे याद रह गया था। आगे बताओ। ओह हाले! उससे हड़बड़ाकर पर्स से वो मुड़ा-तुड़ा सा कागज़ निकाला। उसने कागज़ पर देखा। उस इलाके का नाम सांगीर लिखा था। वो उसे सांगीर पढ़ती रही थी। अब उसे याद आया था कि तुर्कों का सी चीन की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है, तो वो तो हाई-फ़ी उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा-सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा-सा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फ़ीड कर लिया है ना? जब फ़ारिग हो ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएँगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से उसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। उसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी सन से भगा कर ले गई। वो एक छोटा-सा खूबसूरत सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा-सा बागीचा था और उसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मरकूती थी। नकली दरवाज़ा सफ़ेद ज़रा ऊंचा था। उस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों तरफ उस रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उससे कभी नहीं सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रोश पे चलती उन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी। सिकंदर शाह, वो तुर्क हिज्जू में लिखा नाम उसके फूफा का ही था। घंटी की तलाश में उससे इधर उधर निगाह दौड़ाई। उस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। उससे कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसल कर गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। उसिया लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी। घबराई हुई परेशान सी मूरत। उससे घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजान आवाज़ से बड़बड़ाता दरवाज़ा खोलने तक आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पे पीछे डोरमेट पे उसे दरवाज़ा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखाई दिए। उसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें उससे कोहनियों तक मोड़ रखी थीं। उसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर उसे देखा। उसका सांस लम्हे भर को साकित हुआ था। वो वैसा ही था जैसा अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज से माथे पे गिरे थे, पुरकशिश आंखें, उठती हुई मखरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवरी लिए आंखें सुखेड़ी उसे देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सन कम सन, उससे तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर, सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। उससे लगा वो बास्फोरस के पुल पे हथेलियां फैलाई खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा उसके बालों को पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के सिरे से थी, हसीन ख्वाब के। मैं उनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके सामने उसकी सारी खुदितमादी हवा हो गई थी। एकदम वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? उसका अंदाज उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मुग़ल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। उससे उम्मीद भरी निगाहों से उसका चेहरा देखा कि अभी उसका नाम सुनकर उसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रुमक। कौन हया सुलेमान? उसके कदमों तले बास्फोरस का पुल शक हुआ था और वो बेदम सी नीचे गहरे नीले पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? ये आवाज़ सुराते हुए वो सुनसी होती उसे तक रही थी। उसकी पलकें झपकना भूल गई थीं। उस शख्स के चेहरे पर ज़मानों की अजनबियत और बेजारी थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही ना था। जिहान सिकंदर तो उससे वाकिफ ही ना था। कौन मादाम? उससे कदरे उकता कर दोहराया। अया ने हफ यफ सा सर झटका, फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फुप्पो से मिलने आई हूँ। उनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ।
वो शाने उचकाकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर सीने पर चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पे कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। दूर राहदारी के उस पार जहाँ उसने जिहान को जाते देखा था, वहाँ से हथौड़ी की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के खुले दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासा से आरासा था। एन वस में गोल मेज से गिर 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की तरफ पुश किए खड़ा था। उसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से सर्वे लगा रहा था। वो चंद लम्हे की शशुप पंच के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम में हेयर। वो नागवारी से लब खींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। उससे एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पर किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने जिंदगी में कभी इतनी तस्लीम महसूस नहीं की थी। मॉम मॉम। चंद लम्हे गुजरे तो उसी तरह काम की तरफ मतवज्जा चेहरे पर ढेरों संजीदगी के लिए पुकारने लगा। उंगलियां मरोड़ती, टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफातन चौकट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन पुप्पो उसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमाई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। उसे बैठा देखकर ठड़क कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पे तकरीबन गिरा कर वो वालाना अंदाज में उसकी तरफ लपकी। वो जो जिहान के सर्द महर रवैये पे बद्दिल से बैठी थी, गड़बड़ा कर उठी बहुत गर्मजोशी से उसे गले लगाकर। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लो तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी। मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं? वो बादिक्कत मुस्कुराती उन्हीं की तरह अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फुप्पो। वो हल्का सा जिता गई। भाई, मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछे गई। वो सबकी हैरत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। उससे चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई थी। वो जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल की फेसबुक पर देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? उसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो उन दोनों की जानिब पुश किए कैबिनेट के दरवाजे पे उसी तरह सर्वे लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल के एल्बम से देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी, फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। ओह हया, तुम जिहान से मिली? एकदम ख्याल आने पे उन्होंने गर्दन फेरकर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पे ढेरों सख्ती लिए अपने काम की जाने मुतवज्जा था। जिहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी और रोहेल की बहन है, तुम्हारी फर्स्ट कजन। मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियां रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल पप्पू, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर तो वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पे रखा जाए? सबीन पिप्पो का जोश और खरोश से धमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो उसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ था। मसलन अब आप लोग हैं। आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने का और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो है ना ये अनफेयर? नहीं? फुप्पो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की माने सफ़ेद और भीगा। फिर वो बादिक्कत जरा सा मुस्कुराई और होले से सर झटका। ठीक, ठीक कह रही हूँ, बस कभी आ ही ना सके। वो अब मुतमईन थी। अपने लहजे पे उससे कतई अफसोस नहीं हुआ था। ये उन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस उसका उनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। इस कड़वी दवाई का जरा सा जायका
ये जिम्मेदारान भी तो जगें जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो उसकी कज़न है और बस। दफातन उसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रख के फोटो फ्रेम पे पड़ी। उसमें खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साथ मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पे सजे तमगे और फूल सितारे। ये फूफा है। वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फूफो ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा और धीरे से सर हिलाया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब उसके माँ बाप उसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना हादसा जताकर बोला तो हया छूंगी। वो तो उससे इतना लाताल्लुक समझ रही थी। उसका ख्याल था जिहान ने उसकी तल्ख बातों पे ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बस जाहिर नजरअंदाज के ये सब सुन रहा था। वो जरा मुहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है फूफा आर्मी में थे, पाकिस्तान आर्मी में। नहीं। जिहान हथौड़ी स्लैब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदत सेर हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फूफो अब संभल कर दोबारा से हशाश विशाश सी हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तखीर से फ्रिज के ऊपर ऊंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखी गई। उसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमजाजी से जिहान ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक उस पे गुंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। वो अब कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जिहान। और बाथरूम का नल भी। पप्पू ने गोल मेज पे पिलाओ का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। आय हाय, फिर वही बदमजा पिलाओ। वो हफियफ सा सर झटक कर रह गई। रहने दे पुप्पू, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ हाथ नहीं बना सकी, इससे अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करना। जिहान अब दरवाजे से एक डब्बा निकाल कर अंदर रखी चीजें उलट पुलट रहा था। दफातन डोर बेल बजी। जिहान ने रुक कर राहदारी की समेत देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करूं? पप्पू ने मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए प्लेट उसे थमाई। उससे शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला प्लेट में निकाला। राहदारी के उस पार जिहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था। दोनों की मधम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दूसरे ही चम्मच में वो पिलाव उसे मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, उनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बुरा लग रहा था। फूफू, आपके हाथ में बहुत जायका। हया। उसका चम्मच पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेहद बेयकीनी से उससे गर्दन मुड़ी। जिहान राहदारी से उसे पुकारता चला रहा था। क्या उस मगरूर और बददिमाग आदमी को उसका नाम याद रह गया था? जी, वो बामुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा उसके हाथों में एक अधखुले गुलाबों का बुके और एक सफ़ेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो उसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोके उन सफ़ेद गुलाब के फूलों को देख रही थी। ये उसके लिए नहीं हो सकते थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या जरूरत थी? उससे ज़ेर-लब तुर्क में किसी गैर मुसब लफ्ज़ से उस नामालूम शख्स को नवाजा। वो गुलदस्ता और कार्ड उसके सामने मेज़ पर तकरीबन फेंकने के अंदाज में रखना। नहीं, मैंने नहीं। वो बड़ी-बड़ी निगाहों से फूलों के ऊपर गिरे सफ़ेद कार्ड को देखी गई, जिस पे लिखे हुरूफ दमाया थे। फॉर माई लव, हया सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में हफ्ता 10 दिन बाकी थे, उसे याद था। ये यहाँ भी पहुँच गया। वो अभी तक बेयकीन थी। जिहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीज़ें उलट पुलट रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई थी। दफातन मेज़ पर रखा हया का मोबाइल बज उठा। उससे चौंक कर देखा घर से कॉल आ रही थी। उससे कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया, बैठो बच्चे। वो ने उसे रोकना चाहा। मेरी मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है। वो बाहर आ गई है शायद, चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हालांकि फूफो की शक्ल से जाहिर था कि वो जानती हैं कि फ़ोन उसकी दोस्त का नहीं था, मगर उन्होंने सही हिला दिया। कहने को जैसे कुछ बाकी नहीं रहा था। वो कुर्सी धकेल कर तेज़ी से बाहर निकल गई। मेज़ पे सफ़ेद गुलाब पड़े रह गए। डोरमेट पर उसके जूते यूं ही पड़े थे। उसने उनमें पाँव डाले तो देखा एक कागज़ उस पर गिरा हुआ था। हया झुकी और वो कागज़ उठाया। वो किसी कॉरियर कंपनी की रसीद थी, गालवन जो शायद जिहान ने दस्तक करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पुलट कर देखती तेज कदमों से गेट अबूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। ए से अहमद और आर से। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक उसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि वो जहांगीर आ रही है। फिर उस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो उसका पीछा कर रहा था या उसका ताकुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के
एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ उसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पे नस बेंच पे बैठ गई। उसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पे जमी थीं। उसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। उसने अगले रोज से डॉर्म ऑफिसर हाकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी नज़ीर लिंग लिंग थी। उसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि उसने यूरोप के लिए अपना नाम चेरी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और पीएचडी कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी, वाक्तन टाली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और घुंघराले वालों वाली। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी। और उसके साथ वाले कमरे के फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स, वो हैंडसम लड़के जिनका जिक्र डीजे ने पहले रोज़ किया था, से गाड़ी छनती थी। वो फ़लस्तीनी लड़के और वो इसराइली लड़की हर जगह साथ नजर आते थे। कैंपस की सीढ़ियाँ हों या हॉस्टल का कॉमन रूम, वो चारों साथ ही होते। इनके पासपोर्ट चेक करवाओ, या तो ये इसराइली नहीं है या वो फ़लस्तीनी नहीं है। इतना इत्तेहाद और दोस्ती, तौबा है भाई। टीजे जब भी उनको साथ देखकर आती यूं ही कुड़ती रहती। हया ने अभी उन लड़कों को देखा नहीं था, ना ही उसे शौक था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स पीर तक पहुंच गए थे। वहाँ किसी को भी किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं होता था। बस ये फ़लस्तीनी है, ये चाइनीज़ है, ये नॉर्वेजियंस हैं, ये डच हैं और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। उनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। टीजे ने 2 लिए जबकि हया ने 4 लिए। चौथे माह के एहतमाम पे इम्तिहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंदी थी। बाकी चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजारो, कोई पूछने वाला ना था। खूब मज़े थे। सब हांची में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कार्फ पे पाबंदी थी। तो ये हाली नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो तो नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्की की तारीफी प्रेजेंटेशन से खिसक कर आ गई थी और अब प्रेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती है, डीजे चिप्स कुतरते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पे बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान और इस्लामी कुतब के नुस्खे सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्कर्ट्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली दो लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती और फिर बाद में वो स्कर्ट वहाँ लटका कर चली जाती। इस संबोल के हर सनाना प्रेयर हॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके हुए थे। मज़े की है ना ये आले नूर भी, वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। उससे भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरखान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र कि यहाँ वो लोग नहीं थे और वो ज़िंदगी को अपनी मर्जी से लुफ्तंदोज़ होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपनी पुप्पो के घर गई थी, कैसा ट्रिप रहा? अच्छा रहा। पुप्पो ने पिलाव बनाया था। वो वाकई इतना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझते थे। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेयर हॉल में भी खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द नीम हवा धीमी ले में बह रही थी। हरी घास पे सभांची की गोल सी इमारत पूरे वक़ार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हेड पहना दी जाए। शीशे के ऊंचे दखली दरवाजे के सामने सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों अतराफ सबसा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे सीने उतर रही थीं जब डीजे ने उसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी सीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी इनके साथ है। उससे आवाज़ से चेहरे पर आधे बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ थे। आओ इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे सारा काम है। वो खटखट जीना उतरती आगे बढ़ गई। टीचर ने उसे नहीं पुकारा। वो उन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई थी और वो यही चाहती थी, टीचर से दोस्ती अपनी जगह, मगर फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस संभूल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। तकरीबन घंटे भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पे चलने लगी। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रसभरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। उसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज उसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सभांची की हीरोइन गोरसिल थी। गोरसल बस सर्विस वो सभांची के तलबा के लिए ही चलती थी और उन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने उसे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था।
जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटी तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी, उसे सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्रर वक्त से एक लम्हा ताहीर नहीं करती थी, और अगर आप चंद सेकंड्स भी देर से आए तो गोरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतजार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बास्फोरस का अजीमुल शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थीं, और जब वो टाक्सम स्क्वायर पे उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टाक्सम स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहाँ एन वस में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी एक तरफ हरा भरा सा पार्क था, और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का जेर ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे उस पे गिर रहे थे। उस सीने पे बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार हो गया था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। जेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ सामने ही थीं। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के धाने तक पहुंची ही थी कि चटक की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। उसकी दाईं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ साथ लटक रहा था। उससे हफस से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे। शुक्र है किसी ने देखा नहीं था। बारिश उसी तरह बरस रही थी। उसके बाल मोटी गीली लड्डू की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। उससे कोफ से टूटे जूते के साथ सीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झुंझला कर वो झुकी, दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले, पाँव उनमें से निकाले और जूते स्ट्रैप्स से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पाँव सीना उतरने लगी। उसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस स्टेशन पर भी उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मुँह पर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कितार में थीं। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहा था। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। उसकी नज़र कोने की एक खाली नशिस्त पर थी, मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पे बैठा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उसके बैठते ही दम से उसके बराबर की जगह पे आ बैठी। वो स्याह सूट में मलबूस शख्स जनासा सा लगा। लम्हे भर को उसका सांस रुक सा गया। वो जिहान सिकंदर था। बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में मलबूस, जल से बाल पीछे किए, वो चेहरे पे ढेरों संजीदगी के लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफ केस उसने कदमों में रख दिया था। वो मुतखैर सी बैठी सामने देखी गई। कन अखियों से उसे वो चेहरे के सामने अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कितार और उनकी कितार के दरमियान जगह ऊपर लगी हैंडल पकड़कर खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस इत्तेफाक से इतनी शश्तर बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते ही भूल गई। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो उससे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो उसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो। उसका दिल डूबने लगा, मगर वो तो शायद उसे पहचाने भी ना। उस सर्द महर कमगो शख्स से उसे यही तवक्का थी। चंद पल सिरके थे कि जेहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पे डाली। फिर सफ़ा पलटकर अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा उसे देखा। उसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थीं। पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गर्दन पे गिर रहे थे। वो उसके मुतवज्जा होने पे भी सांस रोक के सामने देखी गई। ओह, हया। वो हैरत भरी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से बल्कि उसकी जानिब उठाई। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी उन उदास आंखों में अजब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर, वो बादिक्कत रस्मन मुस्कुराई। हया, कैसी हो? अकेली हो? कहने के साथ जिहान ने इर्द गिर्द निगाह उड़ाई। वहां कोई मुसाफिर हया का हमसफर नहीं लग रहा था। जी, अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए अपनायत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा, वो जो उसके लिए हथौड़ी और मेखी नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जिहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रखकर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था। वो यकटक उससे देखी गई। बस शायद कुछ दिन। कुछ कहने की सही में उसे महसूस हुआ
जिहान की निगाहें उसके हाथ पर फिसली थीं और पेशतर इसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो। लाओ दिखाओ जूता। वो हवा हुआ था या फिक्रमंद, उसे सोचने का मौका ही ना मिल सका। जिहान जूता लेने के लिए झुका तो उससे बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। उसके हाथ से जूता लेकर अब वो उसे उलट पुलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जिहान, रहने दो। ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफकेस में से कुछ निकालने लगा। जिहान, लोग देख रहे हैं। ये पकड़ो जरा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया, फिर हाथ में पकड़ा, टेप खोला, काफी लंबा सा स्ट्रैप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूता सामने किया, उससे एहतियात से हील की निचले लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और उससे गिर चक्रों में टेप लगाता गया। अब पहनो। मरहम शुदा सैनिल को उससे झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने उसमें पाँव डाला और स्ट्रैप बंद करने झुकी ही थी कि जोर पड़ने से दोबारा चटक हुई और हीर का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओ। वो मुतासिफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। ये वो सरमहर और दल जिहान नहीं, बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने के बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन तिरछी करके देखा। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले वो उसे रोक पाती, जिहान अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, भाई ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जराबें उतार कर अपने ब्रीफकेस में रख रहा था। उसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूंगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जिहान ने जरा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूंगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊं। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला सेशन सिसली है। उधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे। फिर मैं अपना बूट वापस ले लूंगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम? मैं नंगे पाँव काम पे जाकर क्या करूंगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटक काजल की मिट्टी स्याही वाली आंखों से उसे देखी गई। उसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी सी गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर हफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जिहान लाताल्लुकी से बैठा उसकी बात नहीं सुन रहा, वो उसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जिहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जिहान बहुत आराम से उसके आगे नंगे पांव चल रहा था। उसके अंदाज में कोई हिफ़्फ़त, कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। चंद सीढ़ी बाद ही ऊपर सीढ़ियों के एहतिताम पे सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जिहान की दाईं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए उसने देखा जमीन पे एक कील निकली पड़ी थी। इससे बेशतर कि वो मुताला कर पाती, जिहान का पाँव उस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब उससे पाँव दोबारा उठाया तो उसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। उससे बेख्तियार जिहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सेद में देखता तेज तेज चल रहा था। जिहान, तुम्हारा पाँव, तुम्हें सहम आया है? वो उसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। है। वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाकई परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने जरा से खून से मैं जख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ लाइफ गुजारी है मैंने। वो देखो, जवाहर मॉल। उससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर उसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद और बाला खूबसूरत नीले सुरमाई शीशों से ढकी इमारत थी। उसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर जवाहर मॉल लिखा था और जिहान तुर्कियों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फख्र से बोला था। जवाहर अंदर से भी इतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नजर आते पांचों मंजिलों के बरामदे और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वस में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टॉवर्स की तरह लगे थे और ये रोशनी और कुमकुमों से मेज़ीन टावर्स पांचवी मंजिल की छत तक जाते थे। वो मसूर से गर्दन उठाए ऊपर पांचवी मंजिलों की बैल्कोनियां देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसा मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा था।
रंग, खुशबू, अमारत, चमक। आह, वो यूरोप था। जूते खरीदकर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जिहान को मौका ही ना मिल सके। वो उस पर हंसा खफा हुआ, मगर हया पुरसुकून थी। आले नूर समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आड़ नहीं समझती थी, मगर जिहान सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बैल्कोनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रस्सा बना दी हया को जिहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो उसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही उनकी जिंदगी की कहानी थी। जिहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। वो उसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सरमा की मिली जुली उनकी मध्यम रोशनियां, पीछे बजता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज से गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जिहान ने कहा। अपना कोट उतारकर उसे कुर्सी की पुश पे रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आसीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कोनियां मेज पे टिकाए दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते बाल अब हाथ से सूख गए थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। उससे जिहान की बात नजरअंदाज कर दी कि शायद वो मजाक कर रहा है। ठीक है। जिहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो मैप से उसके वजीह चेहरे को देखे गई। क्या वो जानता था कि वो उसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन था? उस रोज तुमने बहुत गलत बात की थी जिहान। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका था वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाए उसे तकते हुए बोली। मैंने क्या किया था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किससे मेरे नाम वो फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिहान। ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किससे भेजे थे। ओके। जिहान ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर को जम्बिश दी, मगर वो जानती थी उसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स वेसों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे उठाए तेजी से फिर रहे थे। पस मंजर में बजती मौसीकी के सुर बदल गए थे। अब एक तुर्क गुलकार धीमी ले वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली ही आ रही थी, शॉपिंग वगैरह करने। वेटर कॉफ़ी ले आया था और अब उन दोनों के दरमियान झुका ट्रे से दूसरा कप उठाकर मेज पे रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो। जिहान ने मुस्कुराकर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस संबोल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफ़ी का भाप उड़ाता हुआ कप लबों से लगाते हुए जिहान की आंखों में उलझन उभरी। उससे एक घूंट भरकर कप नीचे पे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज क्राइम, स्टेट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसी चीज़ों से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कोनिया मेज पे रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ता से बोली। क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जिहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं संबोल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुल रहमान पाशा की। कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए जिहान ने रुककर नासमझी से देखा। कौन? कॉफी से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को ढाम गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। कम ऑन। उससे कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियां सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में कोई अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? हाली की तरह वो एक खालिस तुर्क था, अपने संबोल के दफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जिहान के इशारे पे बिल ले आया था और जिहान अपने बटुए से कार्ड निकालकर उसकी फाइल में रख रहा था।